हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग 12th फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, विभव विभवांतर एवं संधारित्र। ठीक है मित्रों, तो देखिए स्थिर वैद्युतिकी, इसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे हम लोग किसी आवेश को रख देंगे एक जगह पे और उनके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहीं पे हम लोग किसी आवेश को रख लेंगे और बिना हिलाए डुलाए उनके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें दो चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। आवेश को बिल्कुल ही हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, केवल और केवल उसके स्थिरता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखिएगा। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आवेश, इसको अंग्रेजी में हम लोग चार्ज बोलते हैं। देखिए आवेश को समझने के लिए हम लोग एक गेम खेलेंगे। आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा। तो देखिए एक कंघी होती थी ऐसे, एक कंघी होती थी और एक जगह पे कागज का टुकड़ा होता था। जब आप लोग कंघी को अपने बालों में रगड़कर जब इन कागजों के टुकड़ों के पास लाते थे तो क्या होता था इन कागजों में कि हलचल सी उत्पन्न हो जाती थी। क्या होती थी? हलचल सी उत्पन्न हो जाती थी। कोई कागज इस कंघी के पास जाता था, कोई इस कंघी से दूर भागता था। तो इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। एक कंघी होती थी, आप लोग बालों में रगड़कर जब कागज के पास ले जाते थे तो इन कागजों में हलचल सी उत्पन्न हो जाती थी, जिससे कोई कागज दूर भागता था, इससे कोई कागज इसके पास जाता था। इसी गुण को हम लोग आवेश कहते हैं। यहाँ से हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो देखिए यहाँ पे परिभाषा आप लोगों के लिए हमने लिखा है। तो देखिए किसी वस्तु का वह गुण है जिससे वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। अब दोस्तों पढ़ेंगे आवेशों की संकल्पना किसके आधार पर दी जाती है। तो देखिए हम लोग जानते हैं जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी वो भी 11 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,1 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 1 इलेक्ट्रॉन दान करना पड़ेगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दान करना ही बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन उतना ही का उतना ही रह जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा यहाँ पर 2,8। ठीक है, देखिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, इस पे प्लस चार्ज आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर धनावेश आ गया। इसने 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया जिसके कारण इस पर धनावेश आ गया। ठीक है, अब समझ लेते हैं एक और बात। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अगर इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखी जाए तो 17 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा
2,8,7 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 2 10, 10 7 17। ठीक है, तो देखिए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़ेगा या 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो देखिए इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना ही बेहतर रहेगा, तो इससे इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा 1 का, और यहाँ पे प्रोटॉन हो जाएगा 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 2,8,8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, जिससे इस पर -1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, जिससे इस पर ऋणावेश आ गया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का दान करने से उस पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणावेश आता है। लेकिन धनावेश या ऋणावेश किसके कारण आता है, बात ये आती है, तो आप लोग ख्याल करिएगा कि धनावेश या ऋणावेश किसी वस्तु पर जब आता है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण ही आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। देखिए आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उस पर ऋणावेश, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक वृद्धि हुई है, इस पर ऋणावेश आ गया है। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश, तो देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया था तो इस पर धनावेश आ गया है। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे, ताकि आपकी तैयारी 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सके। तो देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट हमें समझ लेना चाहिए। प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है, क्योंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1837 गुना होता है। प्रोटॉन के बीच प्रबल नाभिकीय बल होता है, इस प्रकार से इसे निकालना असंभव है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये जो प्रोटॉन होता है परमाणुओं में बहुत ही प्रबल नाभिकीय बल से बंधा होता है, इसलिए आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जा सकती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। ठीक है मित्रों, तो देखिए आवेश के प्रकार, यह 2 प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था। एक धनावेश, एक ऋणावेश। धनावेश इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है, और जो ऋणावेश है ये इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसमें एक पॉइंट समझने वाली बात है। ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें एक धनावेशी छड़ को हमने लटका रखा है। धनावेशी छड़ को हमने लटका रखा है। ठीक है मित्रों, जब हम इसके पास किसी अन्य धनावेशी छड़ को ले जाते हैं, ये कोई वस्तु है, इसमें हमने एक धनावेशी छड़ को लटका रखा है। जब हम इसके पास कोई अन्य धनावेशी छड़ को ले जाते हैं तो ये क्या होता है कि ये ऐसे मुड़ जाती है, ये ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, आप लोग सोच सकते हो कि ये आवेश इस आवेश को इधर की ओर धक्का दे रहा होगा, और ये आवेश है इन आवेशों को इधर की ओर धक्का दे रहा होगा। यानी कि इन दोनों के जो बीच बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिकर्षण।
प्रतिकर्षण। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई वस्तु एक रखी गई है, इसमें हम एक धनावेशी छड़ को लटकाए हुए हैं। ठीक है, इसमें हमने एक धनावेशी छड़ को लटका दिया है। ठीक है, जब हम इसके पास किसी ऋणावेशी छड़ को ले जाते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है। जब हम धनावेशी छड़ के पास ऋणावेशी छड़ को ले जाते हैं तो क्या होता है कि ये छड़ इधर की ओर घूम जाती है, ये छड़ इधर की ओर घूम जाती है, यानी कि इसके पास आ जाती है। तो इसमें क्या हुआ होगा कि देखिए ये जो है धनावेश ऋणावेश, धनावेश माइनस को अपनी ओर आकर्षित किया होगा और ये ऋणावेश धनावेश को अपनी ओर आकर्षित किया होगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए इन दोनों के जो बीच बल लग रहा है वो आकर्षण का लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण का, क्योंकि ये छड़ दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रही हैं, जिससे ये छड़ इधर की ओर मुड़ जा रही है। तो यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जैसे ऋणावेश ऋणावेश, धनावेश धनावेश, ये होते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण का बल लगता है, जो बल लगता है प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण। और जो विजातीय आवेश होते हैं प्लस माइनस, ये सब विजातीय आवेश हैं। तो देखिए विजातीय आवेश में जो बल लगता है वो आकर्षण का बल होता है। ठीक है मित्रों, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं। जब दो धनावेशित या समान प्रकार की जब आवेशित छड़ रहेंगी तो उनमें क्या होता है कि प्रतिकर्षण का बल लगता है। जैसे यहाँ पे धनावेश धनावेश प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। अगर यहाँ पे दो ऋणावेशी छड़ होती तो इनमें भी प्रतिकर्षण का ही बल लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, इन दोनों के बीच आकर्षण का बल लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं और विजातीय आवेश आकर्षण का बल। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब समझते हैं आवेश अचर होता है। आवेश अचर क्यों होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, तो ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को समझिएगा। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, कोई यम नॉट द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, यहाँ पर यम नॉट द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी गई है, इसको हम लोग भी वेग से गति करा रहे हैं, भी वेग से गति करा रहे हैं। जब किसी यमनाट वस्तु को भी वेग से गति कराते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सूत्र होता है कि द्रव्यमान में परिवर्तन बटा में यम नॉट अपान में रूट में होता है 1 माइनस भी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर। ठीक है, ये वस्तु का वेग हो गया। ये प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट होता है प्रकाश की चाल। ठीक है, ये द्रव्यमान में परिवर्तन हो गया, द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन और यम नॉट ये वस्तु का द्रव्यमान। देखिए सभी का हमने नाम लिख दिया है। ये द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा और ये वस्तु का वेग हो जाएगा, वस्तु का वेग। ठीक है, तो देखिए
द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर होता है यम नॉट अपान में रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में सी स्क्वायर, जहाँ की वी स्क्वायर वस्तु का वेग है, सी स्क्वायर प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और देखिए यम नॉट वस्तु का द्रव्यमान है और ये डेल्टा यम द्रव्यमान में परिवर्तन। जब हम किसी यम नॉट द्रव्यमान की वस्तु को भी वेग से गति कराते हैं तो उसके वेग में उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है मित्रों, तो उसका ये सूत्र है। लेकिन जब किसी आवेश को, ये क्यू नॉट आवेश है, इसको जब हम भी वेग से गति कराते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कितना हो वेग से ले जाया जाएगा, लेकिन इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है मित्रों, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो देखिए अब समझ लेते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। तो देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में एक सूत्र पढ़ा था, I बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। इस सूत्र से आप लोग वाकिफ होंगे। तो देखिए यहाँ से Q बराबर अगर हम लोग निकालें तो यहाँ से हो जाएगा I इंटू टी। अब आप लोग इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का होता है सेकेंड। तो हम लोग यहाँ से एक झगड़ा सा मात्रक लिखेंगे, तो आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत। देखिए यहाँ से मात्रक लिख सकते हैं आवेश का एम्पियर, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा एक, इसी को हम लोग कूलाम बोलते हैं। इसको हम MKS पद्धति में लिखते हैं। ठीक है मित्रों, MKS पद्धति में। ठीक है, अब देखिए एक होता है स्टेट कूलाम। तो देखिए एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है मित्रों, एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। अगर आप लोग इसका मात्रक एक और लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको ESU, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसी को हम लोग CGS पद्धति में फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन। ठीक है, यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यस, इसको हम लोग CGS पद्धति में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए और भी कुछ हम लोग मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो देखिए एक सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। ठीक है मित्रों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बोर्ड पेपर वाले कभी कभी पूछ लेते हैं। एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलम होता है। ठीक है मित्रों, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराड, एक फैराड बराबर होता है 96500 कूलम। तो यहाँ तक की बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी 2024 के लिए एक बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। यही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। तो धन्यवाद।